आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों पर। आप ये कह रहे हैं कि ईमानदार चेहरा आप लेकर आए बाहर से, तो पहले से जो पार्टी में थे वो ईमानदार नहीं थे? हरियाणा में क्यों नहीं महिला चेहरा लाए? झारखंड में क्यों नहीं लेके आए? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लेके आए? महाराष्ट्र में क्यों नहीं लेके आए? महाराष्ट्र में तो बात भी चल रही थी। हाँ, अब सही आ रहा है। परिस्थितियां ये थी कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर रही थी। महाराज क्या बात कर रहे हैं पावा साहब? आपके ऑफिस में, दफ्तर में सतीश उपाध्याय के समर्थन में आपके कार्यकर्ताओं ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बिगुल फूका, उनके खिलाफ नारेबाजी की। क्या बात कर रहे हैं आप? वही तो कह रहा हूँ, ऐसा क्या कह दिया मनोज तिवारी को कि उनका पहला रिएक्शन जो था वो तो यही था कि हमें थानेदार नहीं चाहिए, हमें नेता चाहिए। आप लिस्ट उठा के देख लिए, कृष्णा तीरथ को आए हुए कुछ घंटे नहीं हुए आपने टिकट थमा दिया। जिताऊ कैंडिडेट नहीं चाहिए, कार्यकर्ता नहीं चाहिए आपको। आपको कार्यकर्ताओं की चिंता होती तो कई ऐसे लोग थे दिल्ली बीजेपी में जिनको आप घोषित कर सकते, लेकिन आपको डर था, खौफ था कि अरविंद केजरीवाल की छवि के आगे ये कम पड़ जाएंगे। नहीं, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है पावा साहब। आप सवाल को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये कोई नहीं प्रश्न चिन्ह उठा रहा कि किरण बेदी को ही क्यों। सवाल ये है कि क्या किरण बेदी के अलावा कोई और चेहरा था ही नहीं बीजेपी के पास? बाबा साहब किसके सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे? कांग्रेस के सपोर्ट की या आम आदमी पार्टी के सपोर्ट की? किसके सपोर्ट का इंतजार कर रहे थे? ब्रेक के बाद बात विवाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ विनोद पावा साहब हैं। पावा जी, दिल्ली चुनाव बहुत बड़ा इशू बन गया है पूरे देश में। दिल्ली चुनाव की बात करें तो मनोज तिवारी ने कहा, जब किरण बेदी को बीजेपी में लाया गया उस वक्त मनोज तिवारी ने कहा कि हमें नेता चाहिए, थानेदार नहीं चाहिए। उसके बाद आखिर कौन सी ऐसी डांट सुनाई गई मनोज तिवारी को कि उसके बाद वो एकदम शांत ही हो गए? मैंने पहले कहा गौरव जी कि हर व्यक्ति क्योंकि ह्यूमन नेचर है, रिएक्शन होती है एकदम अचानक। जो हालात हुए, जिस तरह से किरण बेदी जी आए, उन लोगों को, कोई लोगों के लिए ये था अप्रत्याशित था, तो रिएक्शन थी। परंतु जो पार्टी ने परिवार में बैठकर उन लोगों से समझाया गया, उन्हें बताया गया जिस तरह से पार्टी के साथ, क्योंकि वो सभी निष्ठावान कार्यकर्ता है, उन्होंने तो पहला रिएक्शन यही था ना कि किरण बेदी मंजूर नहीं है। मैंने ये कहा कि उन्होंने खुद इस बात को फिर स्पष्टीकरण भी दिया है कि हमने, किरण बेदी जी हमारी नेता हैं, स्वीकार्य नेता हैं। वही तो कह रहा हूँ, ऐसा क्या कह दिया मनोज तिवारी को कि उनका पहला रिएक्शन जो था वो तो यही था कि हमें थानेदार नहीं चाहिए, हमें नेता चाहिए। मैंने पहले कहा कि क्योंकि पार्टी अपनी बात रखने का सबको हक है। नाराजगी तो थी, नाराजगी उन्होंने क्षणिक थी, वो दूर कर दी गई। क्या कह और इस तरह से क्योंकि ये परिवार का मामला है, सब लोगों को इस सामूहिक नेतृत्व में हम लोग हमेशा से परिवार को लेकर साथ चलते हैं। दिल्ली में सीएम कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं किया? हरियाणा में नहीं किया, झारखंड में नहीं किया, जम्मू कश्मीर में नहीं किया, महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया? दिल्ली में सीएम कैंडिडेट घोषित करने के पीछे क्या वही डर है जो आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के छवि से आपको नुकसान हो सकता है? उसी डर की वजह से, उसी खौफ की वजह से सीएम कैंडिडेट घोषित किया? पहले तो नहीं कर रहे थे आप? गौरव जी, ये सब विपक्षी पार्टियां, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, आप बता दीजिए ना। जवाब दे रहा हूँ, जवाब देता हूँ आपको कि ये जो विपक्षी पार्टियां क्योंकि इस बात का मुद्दा बना रही है। आप ये देखिए, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा होता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से आपने कहा कि हमने हरियाणा में कहा, वही रणनीति मैं बता रहा हूँ। राजस्थान में हमने, मध्य प्रदेश में, गुजरात में हमने सीएम कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जी को हमने घोषित किया था चुनाव से पहले। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को हमने घोषित किया था। इसी तरह से गुजरात में मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, उन्हें घोषित करके सामने रख के किया गया। तो ये पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। जो लोग दिल्ली में क्या रणनीति? दिल्ली में खौफ है, डर है केजरीवाल के नाम का? रणनीति है, किरण बेदी को लेके आए हैं। हर चुनाव में रणनीति के साथ अलग रणनीति होती है, अलग रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब यहाँ पर इस रणनीति के साथ ये उचित समझा तो उनको सामने लेके आए। और आपने देखना उनका रिजल्ट, परिणाम देखना कितना सुंदर परिणाम होगा। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, परिणाम वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल डर है। 120 लोगों को उतार रहे हैं आप। चलिए एक बात बताइए, मैनिफेस्टो जारी नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल आखिरी समय पर आके आपने आके उम्मीदवारों की घोषणा की। पहले इसी पर जवाब दीजिए, किसका इंतजार करते हैं कि बाकी पार्टियों से लोग छोड़ कर आए और उसके बाद बीजेपी में उनको टिकट दें? ऐसा नहीं होता। मैंने कहा कि हर
चुनाव में हर पार्टी की अपनी अपनी राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी यही राजनीति थी ना अपनी रणनीति के साथ, अपनी रणनीति के साथ चुनाव में जाती है। यही रणनीति थी ना। ऐसा नहीं होता कि दूसरे पार्टी से लोग नाराज होकर आए और आप उनको टिकट दें और उनके भरोसे, जैसे लोकसभा में आपने नैया पार लगाई, बाकी चुनाव में आपने नैया पार लगाई दूसरे दलों से आए हुए लोगों के सहारे, इस बार भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग दूसरे पार्टियों में हर तरह के नेता को टिकट देने लग जाए तो ये सारे लाइन आज पूरे देश में सभी पार्टियों के नेता अपनी लिस्ट उठा के देखिए पावा साहब, लाइनों में खड़े हैं। पावा साहब लिस्ट उठा के देख लिए, कृष्णा तीरथ को आए हुए कुछ घंटे नहीं हुए आपने टिकट थमा दिया। मैंने कहा कि सब लोगों को अगर इस तरह के जिनका वर्थ देखकर, उनका काम देखकर, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए आपको, जिताऊ कैंडिडेट नहीं चाहिए, कार्यकर्ता नहीं चाहिए आपको। आपको कार्यकर्ताओं की चिंता होती तो कई ऐसे लोग थे दिल्ली बीजेपी में जिनको आप घोषित कर सकते हैं, लेकिन आपको डर था, खौफ था कि अरविंद केजरीवाल की छवि के आगे ये कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इसी तरह के कैंपेन कर रही थी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, सतीश उपाध्याय वर्सेस अरविंद केजरीवाल। गौरव जी, कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनाव में जाता है तो ये सोच के जाता है कि मैंने विजय प्राप्त करनी है। अगर आप ये सोच कर जाएंगे कि मैंने इसमें जीत हार कुछ भी हो तो मैं परिणाम कुछ भी हो, अगर वो जाएंगे तो उस पर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता। मानिए ना कि आपके कार्यकर्ता सक्षम नहीं थे अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए, इसलिए किरण बेदी को लाना पड़ा और प्रोजेक्ट करना पड़ा। उस पहलू में ना जाके देखे, सकारात्मकता देखे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाज सेवा कर रही, जिस तरह से राष्ट्र को समर्पित है, दिल्ली की सेवा इसी तरह से करना चाहती है। अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अपने लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो दिल्ली की सेवा करना चाहता, दिल्ली बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं था जो राष्ट्र की सेवा करना चाहता था, जिसको आप सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित कर सकते थे, इसलिए किरण बेदी। मैंने पहले कहा कि हर कार्यकर्ता सक्षम है, परंतु सक्षम होने के बावजूद आपके घर के लोगों को आप छोड़कर बाहर से किसी को लेकर आ रहे हैं, घर में चुनाव से ठीक पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले शामिल किया और उसको घोषित कर दिया। कृष्णा तीरथ को लेकर आए, कुछ घंटे के अंदर उसको टिकट दे दिया। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। मैंने पहले कहा कि जिस तरह से महिला आइकॉन है किरण बेदी जी, जिन्होंने अपनी 40 साल की सेवा दी, आज इतना बड़ा चेहरा, ये किसी भी पार्टी के लिए, फिर बातों को रिपीट कर रहे हैं, जवाब ऐसी बात होती, आम आदमी पार्टी ने किरण बेदी को सीएम पद की ऑफर क्यों दी थी? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता से पूछता हूं। वो उनके साथ उनकी उस लड़ाई में शामिल थी, तब वो ईमानदार थी, तब वो बहुत बड़ा चेहरा थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑफर दी तो उन्होंने आज उस पर प्रश्न नहीं, इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है पावा साहब, आप सवाल को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये कोई नहीं प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि किरण बेदी को ही क्यों, सवाल ये है कि क्या किरण बेदी के अलावा कोई और चेहरा था ही नहीं बीजेपी के पास? कि हमारे पास हर कार्यकर्ता सक्षम था, परंतु वो इतना बड़ा चेहरा था, वो इतना बड़ा तो ये मानिए ना कि किरण बेदी का कद का आपके यहाँ कोई था ही नहीं। मैंने कहा कि वो इतना बड़ा चेहरा था, पूरे देश में छवि है, तो ये मानिए ना कि किरण बेदी के कद का कोई था नहीं आपके पास। पूरे देश में महिला आइकॉन है, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनकी ईमानदारी की कसमें खाते हैं। पावा साहब, तो ये आप मान लीजिए ना कि किरण बेदी के कद का कोई था ही नहीं दिल्ली बीजेपी में। आप बार बार फिर एक बात, अपने शब्द यही बात पर मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं। आप तो मान लीजिए ना, आप दोनों ही बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि हमारे सभी लोग सक्षम थे, परंतु एक चेहरा इस तरह से बड़ा था, वो इस तरह से आता है कि जिसे ये लगता है कि ये इस पद के लिए, अगर हम इसको, हमारा नेतृत्व तो ये समझता है कि ये योग्य है, क्योंकि हमारा क्या लायबिलिटी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी जनता के प्रति है, और जिम्मेवारी अपनी जिम्मेवारी, वो आपके दिल्ली बीजेपी के कोई और नेता नहीं निभा सकते करने के लिए, अगर और कोई नहीं निभा सकता था, अगर कोई बेस्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड 40 साल का कोई नहीं निभा सकता था, अगर उनका 40 और कोई नहीं निभा सकता था, निभा सकता है। और पिछले चुनाव में भी हम गए, उससे पहले भी गए, परंतु इस बार मैंने कहा कि रणनीति का हिस्सा था, इसलिए उन्हें लाया गया। दो सवाल और आपसे पूछूंगा पावा साहब, आप एक बताइए कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, 2013 के विधानसभा चुनाव में ये कहा था बीजेपी ने, अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, आपने सरकार नहीं बनाया, लेकिन कोशिश भरपूर की, आखिरी मोमेंट तक कोशिश करते रहे, क्यों? जिस तरह से दिल्ली में हालात थे, शुरुआत में भी हम लोगों ने शुरू में ही जाके गया था, जिस दिन हमें गवर्नर साहब ने बुलाया, वहाँ पर एलजी साहब ने बुलाया था, हमने ये कह दिया था कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, परंतु हम लोग बहुमत पे नहीं हैं। उसके बावजूद भी हमने दावा पेश नहीं किया, और जब भी हमसे, क्योंकि इस तरह की पार्टी की बातें चल रही है, कुछ लोग
अपनी जो राजनीतिक समीकरण है, इस तरह के हालात रहते हैं। साफ शब्दों में कहिए, जोड़ने तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, साफ शब्दों में कहिए पावा साहब। पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती। कोई अगर सामने आया कोई भी अगर इस तरह के समीकरण बनते, कैसे समीकरण बनते मुझे बताइए ना, कैसे समीकरण बनते पावा साहब, बिना जोड़े तोड़े कैसे समीकरण बनते पावा साहब? कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, बाहर से, अंदर से, किसी तरह से अगर भारतीय जनता साम दाम दंड भेद किसी तरह से कोई सपोर्ट करता है, अगर बिना सिर्फ और सिर्फ इस सोच के साथ कि मैंने इस देश में, इस प्रदेश में स्थिर सरकार देने में अपना योगदान देना है, कौन सपोर्ट करता है? किसके सपोर्ट की आप उम्मीद कर रहे थे पावा साहब? एक मिनट पावा साहब, किसके सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे? कांग्रेस के सपोर्ट की या आम आदमी पार्टी के सपोर्ट की? किसके सपोर्ट का इंतजार कर रहे थे आप? मैं एक सेकंड पूरा जवाब दे दूं। राजनीतिक पार्टी का नैतिक दायित्व है एक स्थिर सरकार देना। ये नहीं है कि तब क्यों भागे थे जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर आप उभरे थे और एलजी ने आपको बुलाया, आपने साफ कह दिया कि हम पूर्ण बहुमत में नहीं है इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे, फिर अचानक क्यों लालच आ गया मन में? मैं बताता हूं, अगर उस वक्त हम लोग, क्या हमें कांग्रेस के साथ हम सरकार बना सकते थे? क्या हम आम आदमी पार्टी के साथ जा सकते थे? तो बाद में एकमात्र विकल्प वही था जो उन्होंने, उनको कांग्रेस ने उनको साथ वहां पर दिया, तो सरकार बनी। क्यों नहीं विधानसभा भंग करने की बात कही? क्यों नहीं आपने कहा? अगर उन्होंने सरकार अगर चलाई है तो कोई व्यक्ति चला सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। हम ठीक है, लेकिन 49 दिन में सरकार तो गिर गई ना, उसके बावजूद इतने दिनों तक विधानसभा को खींचते रहे आप। उसके बाद भी मैंने यही कहा कि परिस्थितियों में अगर बाबा साहब दोनों बात खुद ही बोल रहे हैं। अगर दूसरी पार्टी के लोग, बाबा साहब चाहे वो बेबाकी से बात करिए, पहली बात आप खुद कह रहे हैं कि आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं था इसलिए आप सरकार नहीं बना सकते थे, तो जब 49 दिन की सरकार गिर गई तो किस बात का इंतजार था? आप कह रहे कांग्रेस से समर्थन हो ही नहीं सकता है, दैट्स वेरी ऑब्वियस। आम आदमी पार्टी से आपको समर्थन लेना नहीं था, ठीक है, तो क्या आसमान से कोई एंजल उतर के आता? कहां से समर्थन लाते जब आपके पास था ही नहीं था? तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग बार बार, उनके खुद एक भी एमएलए ये नहीं चाह रहा था कि दोबारा से चुनाव हो, बार बार जिस तरह से लोग ये कर रहे थे, अगर वो लोग हमें अनकंडीशनल सपोर्ट करते तो शायद हम लोग सरकार ये इंतजार करते कि शायद आम आदमी पार्टी से लोग टूट कर आए, क्योंकि शायद नहीं, वो चाहे किसी भी तरीके से कैसी भी परिस्थिति होती तो इस तरह का अगर होता, कोशिश भी बहुत, अगर कोई किसी में इस तरह की कोशिश भी बहुत हुई थी, किसी में इस तरह की सद्बुद्धि आ जाती, कोशिश भी हुई थी। मैंने कहा कि किसी में इस तरह की सद्बुद्धि आ जाती तो हम लोगों ने बैकडोर कोशिश हुई थी बाबा साहब, नहीं, हम लोगों ने ओपन रखा, और इस तरह का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति कभी भी नहीं करती। चलिए एक आखिरी सवाल पूछूंगा, हालांकि इसके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि ये आप किसी जादू के होने की सोच रख रहे थे, कोई जादू हो जाए, कुछ हो जाए, पता नहीं। जम्मू कश्मीर में क्या करने वाले हैं? पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? जम्मू कश्मीर में सभी तरह के विकल्प हम लोगों के खुले हुए हैं। जैसे जिस तरह के आज समीकरण बन रहे हैं, अगर उन सभी पहलुओं पर केंद्रीय नेतृत्व विचार करके पीडीपी के साथ जाएंगे, पीडीपी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा सभी तरह के विकल्प। पीडीपी के साथ जाएंगे कैसे? क्योंकि अभी तो गवर्नर से मुलाकात का दौर भी चल रहा है, पीडीपी से आपकी बातचीत भी चल रही है, क्या सौदा कर रहे हैं? क्योंकि 370 जैसे कई ऐसे और मुद्दे हैं जिस पर आप और पीडीपी बिल्कुल विरोधी सोच के हैं। 370 के मामले पर आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना तक ने सवाल उठाया कि जब आपको पूर्ण बहुमत है केंद्र में, 370 हटाने का वादा किया था, क्यों नहीं हटा रहे हैं? देखिए, हम जिस भी, क्योंकि पार्टी भारतीय जनता पार्टी की वहां पर अकेले की सरकार नहीं, केंद्र सरकार में मैं वहां की बात कर रहा हूँ, वहां पर, इसलिए वहां पर उस परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग जाएंगे तो साझा कार्यक्रम के तहत सभी तरह की, तो मतलब आप जनता को धोखा देंगे? जनता को पहले कहा 370 हटाएंगे, केंद्र में सरकार बना दीजिए, केंद्र में सरकार बन गई, आपने 370 नहीं हटाया, क्यों नहीं हटाया? 370 वोट खिसकने का डर था की बात करी गई थी, भारतीय जनता 370 हटाने की बात की गई थी। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान आपके कई नेताओं ने अलग अलग मंचों से यह भाषण में कहा था। भारतीय जनता अब क्या करने जा रहे हैं? फाइनल जवाब दीजिए, अब क्या करने जा रहे हैं? जिस तरह से आज जो हालात होंगे, एक कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कॉमन नहीं, जनता के साथ वादों को पूरा नहीं करेंगे, आप जनता को एक स्थायी सरकार धोखा देंगे, जनता को हमारी जिम्मेवारी है। अगर उस सिर्फ सत्ता के लिए जनता को धोखा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए पावा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विनोद पाहवा जी हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी के हरियाणा के प्रवक्ता हैं। 370 का क्या होगा, जम्मू कश्मीर में क्या होगा, दिल्ली में किरण बेदी का मास्टर स्ट्रोक है या फ्लॉप शो, सब बातें सामने आएंगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।